जिंदगी और मौत का सवाल कानून की नज़र में कब कोई जान लेना सिर्फ आपराधिक मानववध कहलाता है और कब वो संगीन जुर्म हत्या बन जाता है। हाँ, ये एक बहुत ही बारीक लकीर है। बिल्कुल। ये लकीर आखिर खिंची कहाँ है? आज हम इसी कानूनी पहेली को जरा सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ कानूनी अंश हैं। हाँ, और मकसद यही है कि इन थोड़ी मुश्किल लगने वाली कानूनी बातों को आसान बनाया जाए। हाँ, कोशिश यही है कि ये जो कानूनी बातें हैं ना, इनको थोड़ा आसान करें सबके लिए। तो हम पहले ये समझेंगे कि कानून कब कहता है कि आपराधिक मानववध ही हत्या है, ठीक है। और फिर उन खास हालात पर भी गौर करेंगे जब ऐसा नहीं होता, जिन्हें कानून में अपवाद कहा गया है। हाँ, एक्सेप्शंस। चलिए शुरू करते हैं फिर ये कानूनी पड़ताल। ठीक है, तो सबसे पहले वो कौन सी स्थितियां हैं जब आपराधिक मानववध को हत्या माना जाता है? क्या मतलब सिर्फ मौत हो जाना ही काफी है? नहीं नहीं, सिर्फ मौत हो जाना काफी नहीं होता। कानून कहता है कि कुछ अपवादों को छोड़ दें तो आपराधिक मानववध हत्या तब बनता है जब चार में से कोई एक दिमागी हालत या परिस्थिति मौजूद हो। दिमागी हालत? हाँ, ये मानसिक तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। पहली तो सीधी सी बात है, अगर काम मौत करने के पक्के इरादे से, इंटेंशन से किया गया हो, अगर इरादा ही मारने का था और मौत हो गई, तो ये हत्या है। अच्छा, यानी इरादा सबसे अहम है। बिल्कुल। और दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति थोड़ी अलग है। इसमें शायद इरादा सीधे मारने का न हो, पर ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने का इरादा हो जिसके बारे में चोट पहुंचाने वाले को पता है, नॉलेज है, कि इससे उस व्यक्ति की मौत होने की संभावना है। यहाँ ज्ञान महत्वपूर्ण हो जाता है। मतलब उसे पता है कि उसकी हरकत से मौत हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। और वो फिर भी करता है। हाँ। अच्छा, और तीसरा? स्थितियों में कहें तो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर मौत के लिए काफी हो, सफिशिएंट हो। अच्छा। यहाँ चोट की प्रकृति ही इतनी गंभीर है कि उससे मौत होना लगभग तय है, भले ही चोट देने वाले का खास इरादा मौत का न रहा हो। और चौथी स्थिति, ये सुनने में तो और भी गंभीर लगती है। हाँ, चौथी स्थिति है जब कोई काम इतना ज्यादा खतरनाक हो, इमिनेंटली डेंजरस, कि करने वाले को पता है कि इससे मौत या ऐसी गंभीर चोट जिससे मौत हो सकती है, इसकी पूरी संभावना है, इन ऑल प्रोबेबिलिटी। ठीक है। और वो ये जानते हुए भी बिना किसी जायज वजह या बहाने के, एक्सक्यूज के, वो काम करता है। इसमें शायद किसी एक व्यक्ति को मारने का इरादा न हो, पर काम ही इतना खतरनाक है कि मौत का जोखिम साफ है। इन चारों स्थितियों को समझने के लिए कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। जैसे पहले वाले का तो सीधा उदाहरण है। हाँ, क ने ख को मारने के इरादे से गोली चलाई, ख मर गया। ये साफ हत्या है। बिल्कुल, ये सीधे इरादे का मामला है, एकदम स्पष्ट। दूसरा उदाहरण जहाँ ज्ञान की बात थी, वो जरा पेचीदा है। मान लीजिए का को पता है कि खा को कोई ऐसी बीमारी है कि हल्की सी चोट भी जानलेवा हो सकती है। हाँ। काओ से चोट पहुंचाने के इरादे से मारता है और खा मर जाता है। तो क्या ये हत्या होगी, भले ही वही चोट किसी सेहतमंद इंसान को कुछ न करती? हाँ, बिल्कुल, ये हत्या मानी जाएगी, क्योंकि का को खा की हालत का ज्ञान था। उसे पता था कि इस चोट से मौत हो सकती है। अच्छा। लेकिन इसी उदाहरण में सोचिए, अगर का को उस बीमारी का पता नहीं था और चोट सामान्यतः घातक नहीं थी, तो वो हत्या का दोषी नहीं होगा। जाहिर है, बशर्ते उसका इरादा मारने या घातक चोट देने का ना हो। तो देखिए यहाँ ज्ञान कितना फर्क डाल देता है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा फर्क है ना? और तीसरी स्थिति का उदाहरण है तलवार या लाठी से ऐसी चोट मारना। हाँ, जो आमतौर पर जानलेवा होती ही है। हाँ, और अगर मौत हो जाए तो ये हत्या है, भले ही मारने का खास इरादा ना हो। सही। यहाँ चोट की गंभीरता अपने आप में इरादे की तरफ इशारा करती है, ऐसा समझें। और चौथी, वो बेहद खतरनाक काम वाली स्थिति। उसका उदाहरण है बिना किसी वजह के भीड़ में तोप चला देना। हाँ। किसी एक को मारने का इरादा नहीं था, पर काम इतना खतरनाक था कि मौत का नतीजा निकला। ये भी हत्या है। बिल्कुल। यहाँ जो बात उभर कर आती है ना, वो ये है कि कानून सिर्फ नतीजे को, यानी मौत को नहीं देखता, बल्कि उस नतीजे तक पहुंचने वाले काम के पीछे की दिमागी हालत, इरादा और ज्ञान को बहुत अहमियत देता है। यही चीज हत्या और आपराधिक मानववध के बीच की वो महीन रेखा खींचती है। ठीक है, तो ये तो हुई वो स्थितियां जब आपराधिक मानववध हत्या बन जाता है। लेकिन यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है। हाँ। कानून कुछ ऐसे खास हालात भी बताता है जब मौत तो होती है,
आपराधिक मनोवत तो है, पर उसे हत्या नहीं माना जाता। इन्हें अपवाद कहा गया है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कानून 5 ऐसे मुख्य अपवाद बताता है। ये वो परिस्थितियां हैं जहां कानून मानता है कि हालात कुछ ऐसे थे कि उस कृत्य को हत्या कहना शायद ज्यादा सख्त हो जाएगा। अच्छा, तो पहला अपवाद क्या है? पहला और शायद सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा होती है वो अपवाद है गंभीर और अचानक उत्तेजना, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। गंभीर और अचानक उत्तेजना। हाँ, शर्त यह है कि अगर किसी व्यक्ति ने गंभीर और अचानक उकसावा दिया और उसके कारण अपराधी अपना आपा खो बैठा, लॉस्ट सेल्फ कंट्रोल, और उसी उकसाने वाले व्यक्ति की मौत का कारण बन गया, या फिर भूल या दुर्घटना से किसी और की मौत हो गई, तो इसे हत्या नहीं माना जाएगा। लेकिन क्या हर तरह का गुस्सा या उत्तेजना बचाव बन सकती है? ऐसा तो नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें कुछ बहुत जरूरी शर्तें हैं जिनको प्रोवाइजोस कहते हैं। पहली, ये उत्तेजना खुद अपराधी ने हत्या करने के बहाने से पैदा न की हो। अच्छा। दूसरी, अगर कोई कानून का पालन कर रहा है, जैसे पुलिस गिरफ्तार कर रही है या कोई सरकारी अफसर अपनी ड्यूटी कर रहा है और उससे आपको गुस्सा आया, तो ये बचाव नहीं मिलेगा। और तीसरी, अगर कोई अपने बचाव का कानूनी हक, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, इस्तेमाल कर रहा है और उससे आपको उत्तेजना हुई, तब भी अपवाद लागू नहीं होगा। और ये कैसे तय होगा कि उत्तेजना वाकई गंभीर और अचानक थी? ये तो बड़ा सब्जेक्टिव लगता है। हाँ, ये हर मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है ये। अदालत देखेगी कि क्या हालात ऐसे थे कि एक आम इंसान भी शायद अपना आपा खो सकता था। इसके उदाहरण भी जैसे काफी कुछ साफ करते हैं ना? हाँ, उदाहरणों से बात ज्यादा स्पष्ट होती है। जैसे अगर ख ने क को उकसाया और क ने गुस्से में ख के बच्चे ग को मार दिया, तो ये हत्या है। हाँ, क्योंकि उत्तेजना बच्चे ने नहीं दी थी। सही। गुस्सा उसी पर निकलना चाहिए जिसने उकसाया था, या फिर वो अनजाने में किसी और को लग जाए। एक और उदाहरण है कि क गुस्से में ख पर गोली चलाता है, पर गोली गलती से पास खड़े घ को लग जाती है, जिसे मारने का ना इरादा था, न पता था कि वो वहां है। हाँ, यहाँ क ने हत्या नहीं बल्कि आपराधिक मानव वध किया। हाँ, क्योंकि मौत उत्तेजना में किए गए काम का एक अनपेक्षित नतीजा थी, एक्सीडेंटल थी। और वो उदाहरण जहां पुलिस गिरफ्तार कर रही है या मजिस्ट्रेट कुछ कह रहा है या कोई अपना बचाव कर रहा है, हाँ हाँ, और उस पर गुस्सा करके हमला किया जाता है, उन सब में इसे हत्या ही माना गया है, क्योंकि वो शर्तों के प्रोवाइजोस के तहत आते हैं। बिल्कुल। ये अपवाद बहुत ध्यान से लागू होता है। ये मानवीय भावनाओं को थोड़ी जगह देता है, लेकिन इसकी सीमाएं भी तय करता है ताकि इसका गलत फायदा न उठाया जा सके। मूल बात यह है कि क्या उत्तेजना इतनी ज्यादा थी कि आत्मनियंत्रण खो गया, और क्या ये कानून की तय सीमाओं के अंदर हुआ। ठीक है, तो एक तो हुआ गुस्से में आपा खो देना, लेकिन क्या हो अगर कोई अपनी जान बचाने के लिए जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग कर बैठे, सेल्फ डिफेंस में, क्या कानून इसे भी हत्या नहीं मानेगा? हाँ, ये दूसरा अपवाद है। निजी रक्षा के अधिकार का सद्भावपूर्वक प्रयोग करते हुए सीमा लांघना, एक्सीडिंग राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन गुड फेथ। अच्छा। इसकी शर्त है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी या किसी और की जान या संपत्ति बचाने के लिए अपने बचाव के अधिकार का इस्तेमाल कर रहा था, और वो भी नेक नियति से, गुड फेथ में, लेकिन बचाव करते करते वो कानून द्वारा दी गई सीमा से ज्यादा बल प्रयोग कर बैठता है, और ऐसा करते हुए वो उस व्यक्ति की मौत का कारण बन जाता है जिसके खिलाफ वो बचाव कर रहा था। ठीक है। इसमें जरूरी है कि ये बिना पहले से सोचे समझे, विदाउट प्री मेडिटेशन हुआ हो, और उसका इरादा जरूरत से ज्यादा नुकसान करने का न हो। इसका उदाहरण भी दिया है कि ख क को चाबुक से मार रहा है, पर जानलेवा हमला नहीं कर रहा। क पिस्तौल निकाल लेता है, ख फिर भी हमला करता रहता है। हाँ। का को लगता है कि बिना गोली चलाए वो बच नहीं सकता, और वो नेक नियति से गोली चलाकर खाक को मार देता है। इसे आपराधिक मानव वध माना गया, हत्या नहीं। हाँ, या नेक नियति, गुड फेथ और बिना सोचे समझे, ये शब्द बहुत अहम है। हाँ, ये शब्द बहुत अहम है। कानून मानता है कि उस पल के दबाव में शायद जरूरत से ज्यादा कार्रवाई हो गई, लेकिन इरादा हत्या का नहीं था बल्कि बचाव का था। ये फिर से एक बारीक रेखा है, बचाव की जरूरत कितनी थी और कितना बल प्रयोग किया गया। बिल्कुल। और तीसरा अपवाद किसके लिए? तीसरा अपवाद लोक सेवकों, पब्लिक सर्वेंट्स या उनकी मदद करने वालों के लिए है। अच्छा। अगर कोई लोक सेवक अपनी ड्यूटी करते हुए या न्याय व्यवस्था में मदद करते हुए
अपनी कानूनी शक्तियों से आगे बढ़ जाता है और किसी की मौत का कारण बन जाता है, लेकिन शर्त यह है कि उसने वो काम नेक नियति से, ये मानते हुए किया कि ये उसकी ड्यूटी के लिए जरूरी और कानूनी है, और जिस व्यक्ति की मौत हुई उसके प्रति उसकी कोई निजी दुश्मनी, इल विल नहीं थी। मतलब अगर कोई पुलिस अफसर नेक नियति से अपनी ड्यूटी में जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग कर दे बिना किसी निजी खुन्नस के, तो ये अपवाद लागू हो सकता है। हाँ, पर यहाँ भी नेक नियति, काम की जरूरत का विश्वास और दुर्भावना का न होना, ये सब साबित करना होगा। आसान नहीं है। ठीक है, चौथा अपवाद क्या है? चौथा है अचानक झगड़ा, सडन फाइट। अचानक झगड़ा। हाँ, शर्त यह है कि मौत बिना किसी पूर्व योजना के, प्री मेडिटेशन के बिना, अचानक शुरू हुए झगड़े में, गर्मा गर्मी में, हीट ऑफ पैशन में हुई हो। अच्छा। और इसमें यह भी जरूरी है कि अपराधी ने कोई नाजायज फायदा, अनड्यू एडवांटेज न उठाया हो, और न ही क्रूअल या असामान्य, अनयूजुअल तरीके से काम किया हो। अच्छा, तो ये उन लड़ाइयों के लिए है जो एकदम से भड़क जाती हैं और गुस्से में कोई घातक कदम उठा लिया जाता है। हाँ, लेकिन इसमें यह ध्यान रखना है कि कोई बहुत ज्यादा क्रूरता ना दिखाई गई हो या सामने वाले की कमजोरी का नाजायज फायदा ना उठाया गया हो। बिल्कुल। और इसमें ये बात मायने नहीं रखती कि झगड़ा शुरू किसने किया था या पहला वार किसने किया। फोकस इस पर है कि क्या ये अचानक हुआ, आवेश में हुआ, और क्या कोई अनुचित फायदा उठाया गया। समझ गया। और पांचवा अपवाद, ये आखिरी है। हाँ, पांचवा और आखिरी अपवाद है सहमति, कंसेंट। सहमति। हाँ, ये तब लागू होता है जब मरने वाले व्यक्ति की उम्र 18 साल से ज्यादा हो। ठीक है। और उसने खुद अपनी मौत की सहमति दी हो या मौत का जोखिम उठाने की सहमति दी हो, ओन कंसेंट। इसका एक उदाहरण दिया गया है जो सहमति की सीमा को दिखाता है। अगर क किसी बच्चे ख को आत्महत्या के लिए उकसाता है, हाँ, यहाँ बच्चा मतलब 18 से कम उम्र का, वो सहमति देने लायक नहीं माना जाता। बिल्कुल इसलिए क हत्या के लिए उकसाने का दोषी होगा। सही। यहाँ सहमति देने वाले की उम्र 18+ होना और सहमति की स्पष्टता, क्या वाकई मौत या उसके जोखिम की सहमति थी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये अपवाद बहुत ही सीमित और खास परिस्थितियों में लागू होता है, जैसे शायद कुछ खतरनाक खेलों या मेडिकल स्थितियों में जहां जोखिम पता होता और व्यक्ति सहमति देता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो क्या समझ आता है? मेरे ख्याल से हत्या और आपराधिक मानववध के बीच का जो निचोड़ है वो अपराधी के इरादे और ज्ञान पर टिका है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। हत्या के लिए कानून में बताई गई खास तरह की वो दिमागी स्थिति का होना जरूरी है। हाँ, हत्या के लिए या तो सीधा मारने का इरादा चाहिए, या ऐसा ज्ञान कि आपके काम से मौत हो सकती है, या ऐसी चोट देना जो आम तौर पर जानलेवा होती है, या फिर वो बेहद खतरनाक काम का ज्ञान। इनमें से एक होना चाहिए। और वहीं आपराधिक मानववध में भी मौत तो होती है, लेकिन ये अपवाद वाली स्थितियां, हाँ, वो 5 एक्सेप्शंस, जैसे गंभीर और अचानक उत्तेजना, बचाव में सीमा लांघना, लोक सेवक का अपनी शक्ति से आगे बढ़ना, अचानक झगड़ा या पीड़ित की सहमति, वो भी शर्तों के साथ, हाँ, ये उसे हत्या बनने से रोक देती हैं। और उदाहरणों से ये भी साफ है कि हर केस अपने आप में कितना अलग होता है और हालात पर बहुत कुछ निर्भर करता है। एकदम सही। ये कानूनी परिभाषाएं बहुत बारीक हैं। किसी काम को हत्या कहना है या सिर्फ आपराधिक मानववध, ये फैसला मामले के तथ्यों, सबूतों, गवाहों और सबसे बढ़कर उस अपराधी की मानसिक स्थिति को समझने पर निर्भर करता है। और सच कहूं तो कानून के लिए इरादे और ज्ञान को साबित करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है अक्सर। बिल्कुल। ये सब